नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने आज बहुत बड़ा फैसला लिया। जी हां, महाराष्ट्र में विधवा प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और GR भी इसको लेकर जारी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक सुधारात्मक कदम उठाते हुए विधवा महिलाओं के लिए चली आ रही कई रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने की पहल की है। इसमें पति की मृत्यु के बाद चूड़ी तोड़ने, सिंदूर पोंछने और मंगलसूत्र निकालने की प्रथा शामिल है। राज्य सरकार ने कोल्हापुर हिरवाड़ ग्राम पंचायत को नजीर मानते हुए पूरे राज्य में विधवा प्रथा को खत्म करने का आदेश दिया है। ये सरकारी आदेश राज्य सरकार की ओर से सभी ग्राम पंचायतों को जारी किया गया है। इसे पालन करवाने का जिम्मा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गया है। फिलहाल नियम नहीं मानने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। CEO को ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने और व्यापक जन जागृति फैलाने के लिए कहा गया है। CEO इस काम के लिए जिला परिषद के सभी अधीनस्थ ग्राम पंचायत अधिकारी और कर्मचारियों की मदद ले सकेंगे और उनकी सहमति से इस पर ग्राम पंचायत स्तर पर नियम बना सकेंगे। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने सभी ग्राम पंचायतों को हिरवाड़ ग्राम पंचायत का अनुकरण कर एक आदर्श स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कुप्रथा को रोकने के लिए महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है। हिरवाड़ ग्राम पंचायत ने पति के निधन के बाद पत्नी का सिंदूर पोंछने और मंगलसूत्र निकालने जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। सरकार के इस फैसले पर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, जब ये मामला सामने आया तब मैंने मांग की थी कि हिरवाड़ ग्राम पंचायत का फैसला पूरे राज्य में लागू किया जाए। 4 मई को हिरवाड़ गांव में विधवा प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। महिलाओं के लिए ये बेहद अपमानजनक प्रथा है, वहाँ के सरपंच का ये कहना है। साथ ही मौत के बाद सरपंच ने इसे हटाने का भी फैसला लिया। तो आदित्य ठाकरे आज BMC हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने वहां पर मॉनसून की तैयारियों का जायजा लिया। भारत में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। ऐसे में मुंबई उपनगरों के संरक्षण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चाहल के साथ बैठक कर मानसून की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि मानसून की तैयारियों का काम जारी है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्थिति को देखने और लोगों को रचनात्मक सुझावों को लागू करने के लिए वार्ड स्तर तक सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आदित्य ने कहा कि इस बार मानसून चरम पर हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए BMC, NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के आपदा प्रबंधक से संपर्क किया गया। हम तैयार हैं। शिवसेना विधायक ने कहा कि हम प्रत्येक बुधवार को विभिन्न एजेंसियों से विभिन्न परियोजना की प्रगति और जायजा लेते हैं। हम मानसून से पहले के कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में मेट्रो, भूमिगत MTHL, तटीय सड़क और अन्य बुनियादी ढांचों के काम भी चल रहे हैं। हमारा ध्यान समाज और बाढ़ संभावित क्षेत्र दोनों तरफ है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने मुंबई और इसके आसपास की नदियों, बाढ़ प्रभावित रिहायशी इलाके, भूस्खलन संभावित क्षेत्र के पास घर के जीर्ण शीर्ण इमारतों, विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के आसपास के क्षेत्रों आदि पर भी चर्चा की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए PWC को अधिक धनराशि स्वीकृत की गई है और सहायक आयुक्त मौके पर जाकर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो राज ठाकरे के मन सैनिकों की धमकी के बाद औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा तो बढ़ाई दी गई है, साथ ही 5 दिनों के लिए पर्यटकों के लिए भी बंद है। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे को 5 दिन के लिए बंद करने का मामला सामने आया है। दरअसल पिछले कई दिनों से औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा था। राजनीतिक पार्टियों ने ऐलान भी किया था कि औरंगजेब की कब्र यहाँ क्यों है। वो 2 दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता गजानन काले ने इसके अस्तित्व पर सवाल उठाया था। साथ ही कहा था कि इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। औरंगाबाद के खल्लाबाद इलाके में मस्जिद समिति ने स्मारक को बंद करने का प्रयास किया। हालांकि ASI ने स्मारक पर अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए। बता दें कि ये स्मारक ASI द्वारा संरक्षित है, लेकिन बाद में ASI ने स्मारक को 5 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया है। ASI के औरंगाबाद सर्कल के अधीक्षक
मिलन कुमार चौले ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने स्मारक पर ताला लगाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे खोल दिया। इसके बाद हमने अगले 5 दिन के लिए मकबरे को बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति की समीक्षा करेंगे, फिर इसे खोलने या फिर अगले 5 दिन तक बंद रखने का फैसला करेंगे। बता दें कि AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसी महीने की शुरुआत में मकबरे की यात्रा के दौरान वहां पर नमाज पढ़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब मुंबई के समुद्रों में इको फ्रेंडली वाटर टैक्सीज चलाए जाएंगे ताकि जल का पानी, समुद्र का पानी माफ कीजिएगा, दूषित ना हो। हमने आपको कल ही खबर दिखाई थी कि मुंबई में चलने वाली गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा तक की फेरी सर्विस 3 महीने के लिए बंद होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही अब मुंबईकरों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है, जहां मुंबई में अब इको फ्रेंडली वाटर टैक्सी दौड़ेगी। मुंबई महानगर प्रदेश जल यातायात को सक्षम करने के लिए मुंबई से नई मुंबई के दरमियान वाटर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इस दौरान जल मार्ग में पर्यावरण स्नेही वाटर टैक्सी भी दौड़ेंगी। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा और बिजली पर चलने वाली बोट शुरू करने का निर्णय लिया। केंद्र की मदद से मुंबई में प्रायोगिक तौर पर एक प्रकल्प जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। ये प्रयोग सफल होने के बाद तकरीबन 1 साल के अंदर मुंबई से नई मुंबई के दरमियान पर्यावरण स्नेही वाटर टैक्सी दौड़ने की संभावना है। देश में पहला अतुल्य भारत समुद्र पर्यटन परिषद 2022 का मुंबई में आयोजन किया गया था। इस परिषद में पर्यावरण स्नेही बोट सेवा में उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी जानकारी मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष राजू जलोटा ने दी। इस प्रकल्प अंतर्गत मुंबई से बेलापुर और मुंबई से एलिफेंटा मार्ग पर पर्यावरण स्नेही वाटर टैक्सी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र की मदद से प्रायोगिक तौर पर ये प्रकल्प शुरू किए जाने वाला है। ये प्रयोग सफल होने के बाद किसी भी यंत्रणा के माध्यम से इसे शुरू किया जाएगा और इसके लिए कितना खर्च आएगा इसका निर्णय भी लिया जाएगा। मुंबई से बेलापुर और मुंबई से एलिफेंटा वाटर टैक्सी सेवा फरवरी में शुरू हुई, लेकिन ये सेवा महंगा होने के कारण प्रवासियों का जैसा प्रतिसाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इससे पृष्ठभूमि पर वाटर टैक्सी दर में कमी की जाएगी। इस पर निर्णय भी जल्द आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो 2025 तक मुंबई का तीसरा पनवेल टर्मिनस पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस के बीच यात्री भीड़ के विभाजन के साथ भविष्य की ट्रेनों की योजना के लिए जोगेश्वरी में एक नया टर्मिनस स्थापित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने वेस्टर्न रेलवे पर तीसरे टर्मिनस के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस के बीच यात्री भीड़ के विभाजन के साथ फ्यूचर की ट्रेनों की योजना के लिए जोगेश्वरी में एक नया टर्मिनस स्थापित किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने वेस्टर्न रेलवे पर इस तीसरे टर्मिनस के निर्माण को मंजूरी दे दी है। वंदे भारत की तर्ज पर भारतीय रेलवे पर तेजस जैसी निजी और बिना इंजन वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रेजेंट में मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस में अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के साथ साथ ट्रेनों के निर्माण के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही नवंबर 2021 में वेस्टर्न रेलवे ने जोगेश्वरी टर्मिनस की स्थापना के लिए रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा था। इस परियोजना को हाल ही में रेलवे बोर्ड ने अनुमोदित किया और इस पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। जोगेश्वरी टर्मिनस पर एक प्लेटफॉर्म और 3 लेन का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 1 लेन का इस्तेमाल वाहनों की पार्किंग के लिए होगा। मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस से कुल 12 ट्रेनें जोगेश्वरी टर्मिनस से प्रस्थान करने वाली है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने कहा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जोगेश्वरी टर्मिनस में एस्केलेटर, पैदल पुल, प्रतीक्षी सूची, टिकट केंद्र और अन्य यात्री सुविधाएं होंगी। जोगेश्वरी टर्मिनस को खोलने के लिए 2025 तक का समय तय किया गया है। मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस शहर के बीचों बीच है। उपनगरों के यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। नया जोगेश्वरी टर्मिनस मेट्रो के साथ साथ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। इस टर्मिनस के खुलने से यात्रियों को अब मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस की यात्रा नहीं करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कोस्टल रोड का काम 53% पूरा हो चुका है। कोस्टल रोड जल्द ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा बनेगा। मुंबई में कोस्टल रोड परियोजना के तहत वर्ली के मछुआरों के लिए अच्छी खबर है। कोस्टल रोड परियोजना के तहत वहां समुद्र में बनाए जा रहे पुल के 2 खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर यानी 200 फुट की दूरी को लेकर उनके मांग के लिए मनपा सकारात्मक हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खंभों के बीच इतनी दूरी से जलचर और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। कोस्टल रोड परियोजना का काम फुल स्पीड में चल रहा है। प्रिंसेस स्ट्रीट से बांद्रा वर्ली सी ब्रिज के दक्षिणी छोर तक निगम की महत्वाकांक्षी सीशोर परियोजना का निर्माण चल रहा है। इस रास्ते पर 34 मीटर चौड़ाई और लगभग 2100 मीटर लंबाई के पुल का निर्माण किया जाएगा।
इसलिए वर्ली के समुद्र में खंभे लगाने होंगे। दोनों खंभों के बीच की दूरी का मामला पिछले कुछ दिनों से गरमाया हुआ था। निगम की योजना के अनुसार दोनों पिलरों के बीच 60 मीटर की दूरी रखी जाएगी। वर्ली के क्लीवलैंड जेट्टी से मछुआरों की नौकाएं आने जाने लगती हैं। वर्ली कोलीवाड़ा नखवा मत्स्य सहकारी समिति मांग कर रही है कि उसके सामने दो खंभों की बीच की दूरी को कम से कम 200 मीटर रखी जाए। इसलिए निगम ने इसका अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान को नियुक्त किया था। संस्थान ने इस संबंध में कोस्टल सड़क परियोजना कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी। परियोजना के मुख्य अभियंता चक्रधर कांदलकर ने बताया कि शोध संस्थान ने इस बात की पुष्टि की है कि परियोजना के तहत बनाए जाने वाले दो खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर यानी 200 फीट तक है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले पिलरों में अत्याधुनिक तकनीक आधारित ढाल यानी फेंडर लगाए जाएंगे। इसलिए जल परिवहन मार्ग से आने जाने वाली नावों को नुकसान नहीं होगा। मार्गों पर सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यहाँ एक खंभे पर नाव से टकराकर दुर्घटना होने पर बीमा कवर भी लिया जा सकता है। ये बीमा कवर अगले 20 सालों तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो शिरडी एयरपोर्ट पर अब नाइट लैंडिंग की भी सुविधा की तैयारियां की जा रही है। जल्द ही शिरडी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग शुरू हो जाएगी। देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाले शिरडी एयरपोर्ट पर जल्द ही नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये जानकारी महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के प्रबंधक निदेशक दीपक कपूर ने दी है। उन्होंने बताया कि नागरिक उद्यान महानिदेशालय DGCA की एक टीम नाइट में उड़ानें शुरू करने को लेकर इस महीने के अंत तक शिरडी हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग सुविधा का निरीक्षण करेगी। शिरडी हवाई अड्डे और इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को जानने के लिए प्रबंधक निदेशक कपूर ने शिरडी हवाई अड्डे पर अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। उन्होंने शिरडी हवाई अड्डे का जायजा लिया, साथ ही प्रवेश और निकास सुविधाओं, अग्निशमन व्यवस्था, रात्रि लैंडिंग, कार्गो सेवाओं, क्षेत्र की सफाई जैसे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। इस अवसर पर शिरडी हवाई अड्डे के निदेशक सुशील कुमार श्रीवास्तव, टर्मिनस प्रबंधक मुरली कृष्ण, सिविल इंजीनियर कौस्तुभ सयान सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रबंधक निदेशालय कपूर ने कहा कि शिरडी हवाई अड्डा देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला हवाई अड्डा है। शिरडी से अब तक 200 मीट्रिक टन माल का निर्यात किया जा चुका है। कार्गो के जरिए फल, फूल और सब्जियों को नियमित रूप से बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली भेजा जा रहा है। इस सुविधा को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए 20 करोड़ रुपयों की लागत से महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी कार्गो हब का निर्माण करेगी। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। जैकलिन फर्नांडिस सलमान खान का नाम लेकर झूठ बोलकर विदेश जा रही थी, लेकिन ईडी ने उनकी पोल खोल दी। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी हुई है, जिस वजह से जैकलिन फर्नांडिस को विदेश जाने की अनुमति नहीं है। हाल ही में जैकलिन ने अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी। जैकलिन ने अदालत में बताया था कि उन्हें सलमान खान के नेपाल में होने वाले इवेंट द बैंक टूर का हिस्सा बनना है और इसी वजह से वो विदेश जाने की अनुमति चाहती है। लेकिन ईडी ने जैकलिन के सारे दावों की पोल खोल दी, जिसके बाद खुद अभिनेत्री ने आगे बढ़कर अपनी अर्जी को वापस ले लिया है। जानकारी के अनुसार जैकलिन ने दिल्ली की एक अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। अभिनेत्री ने अदालत में दी अपनी अर्जियों में बताया था कि वो विदेश में कई सारे इवेंट का हिस्सा है, जिसमें अबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार, फ्रांस का कांस फिल्म फेस्टिवल और नेपाल में होने वाले सलमान खान के द बैंक टूर में शामिल है। जैकलिन ने अदालत को दी अर्जी में अपना शेड्यूल बताया था कि उन्हें 17 से 22 मई तक आईफा के लिए अबू धाबी की यात्रा करनी है। इसके बाद वो कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हिस्सा लेने फ्रांस जाएंगी। आखिर में वो 27 और 28 मई को नेपाल जाएंगी। यहाँ पर सलमान खान के इवेंट द बैंक टूर का हिस्सा बनेंगे। जैकलिन की इस अर्जी पर जब अदालत ने ईडी को जांच करने के लिए कहा तो पाया गया कि आईफा जून तक के लिए स्थगित हो गया है। इसके अलावा नेपाल में होने वाले सलमान के इवेंट में जैकलिन हिस्सा ही नहीं है। ये जानकारी ईडी की तरफ से अदालत को भी दी गई, जिसके बाद जैकलिन के वकीलों ने अभिनेत्री के आवेदन को वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा पर मामला दर्ज किया है। दोनों को ही जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।
कथित पॉर्न रैकेट मामला में देर रात प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राज कुंद्रा को पिछले साल 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर है। कुंद्रा पर हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए अश्लील फिल्म शेयर करने का आरोप लगाया गया था। कुंद्रा को पिछले साल सितंबर में जमानत मिली थी। इस केस के बाद अब एक्ट्रेस और उनके पति दोनों से जल्द पूछताछ कर सकती है। ईडी की जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा की कंपनी में 13 अलग अलग अकाउंट्स के पैसे भेजे गए हैं। ये पॉर्न फिल्मों से हुई कमाई है। ईडी की जांच के मुताबिक फरवरी 2019 में राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी और हॉटशॉट नाम के ऐप को डेवलप किया था। इस हॉटशॉट ऐप को राज कुंद्रा ने ब्रिटेन की केनरिंग नाम की कंपनी को $25,000 में बेच दिया था। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो राखी सावंत का हाल ही में तलाक हुआ था। अब उन्हें अपने से 6 साल छोटे लड़के से प्यार हो गया है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर चर्चा में है। राखी आदिल खान दुर्रानी संग रिश्ते में होने का ऐलान कर चुकी है। आदिल राखी के नए बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन कई लोग ये जानना चाहते हैं कि रितेश से रिश्ता टूटने के बाद राखी को आदिल कब और कहां मिले और उनकी लव स्टोरी का फ्यूचर क्या है। एक बातचीत में राखी सावंत ने आदिल और अपने रिश्ते के बारे में कई बातें बताई। राखी ने कहा, मुझे लगता है कि ईश्वर ने उन्हें मेरे पास भेजा है। रितेश के साथ मेरा ब्रेकअप के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उस वक्त आदिल मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने पहली मुलाकात के बाद 1 महीने के अंदर ही मुझे प्रपोज कर दिया। राखी ने आगे कहा, सच कहूँ तो मैं आदिल से 6 साल बड़ी हूँ। मैं तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी उनसे प्यार हो गया है। राखी ने कहा, आदिल मैसूर के रहने वाले हैं। वो मुझसे मिलने मुंबई आते हैं। वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने मैसूर में मुझे BMW कार भी गिफ्ट दे दी है। उन्होंने मुझे मैसूर बुलाया था। राखी ने आगे कहा, आदिल शैली के भाई है। शैली मेरे दोस्त और शोज में बिजनेस पार्टनर है। शैली ने ही आदिल और मुझे मिलवाया था। राखी ने आदिल सिंह अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, मैं टीवी इंडस्ट्रीज और मूवीज में बहुत ग्लैमरस इंसान हूँ। आदिल की फैमिली हमारे रिश्ते के खिलाफ है। बवाल हो गया है इसके घर में। राखी बोली, मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ वो उसकी फैमिली को पसंद नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। उसकी तरफ से कोई मुझे बदलने के दबाव नहीं डाल रहा है। आदिल तो हर तरह से टॉर्चर हो रहा है। मैं डर रही हूँ। मुश्किल से प्यार मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ उसका खानदान मुझे एक्सेप्ट कर ले। रितेश संग अपने टूटे रिश्ते पर बात करते हुए राखी ने कहा, वो शादी लीगल नहीं थी। रितेश ने कभी अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया ही नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और हम देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात में साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।